हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कि दो वेक्टर्स हो या तीन वेक्टर्स हो, है ना, या एन नंबर ऑफ वेक्टर्स हो तो उन्हें कैसे जोड़ा जाए। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो तीन तरीके से है। कौन कौन से? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें एन नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं उनको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक, तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ठीक। तो आइए देखते हैं कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो ये जो पहला लॉ है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली वेक्टर जो है हम लोग इसी लॉ से जोड़ा करेंगे। दूसरे और तीसरे लॉ जो है वो बहुत ही कम यूज में आएंगे। तो आइए इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आज अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, तो इसे समझने के लिए लेट अस से कि स्पेस में दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी स्पेस में कहीं पे भी हो सकते हैं। हमें पता है कि वेक्टर को पैरेलली हम लोग एक पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। वेक्टर ए हो आगे हो तो उसे हम लोग पीछे ला सकते हैं, वेक्टर बी की पोजीशन अगर कहीं पे हो तो उसे पैरेलली शिफ्ट करके हम लोग इस पोजीशन पे ला सकते हैं। तो जब भी हमें वेक्टर इस कंडीशन में मिले, इस कंडीशन में मतलब यानी कि दोनों वेक्टर्स का टेल एक पॉइंट पे कोइंसाइड करे, तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके बिल्कुल पैरेलल साइड्स खींचनी होती है। इस तरीके से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देना होता है। लेट से इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए बी सी एन डी, जहां पे ये वेक्टर है और वेक्टर भी अलग है और ए बी सी डी वर्टिसेस अलग है। ठीक, इनका एक डायगोनल बनाते हैं इस तरीके से। ठीक, ये जो डायगोनल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस डायगोनल को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आर से। लिखा जाता है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल की जो लेंथ है वो हमें क्या देती है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देती है। ठीक, तो आइए इसे जरा देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा। ये तो एक आइडेंटिटी हुई, एक स्टेटमेंट हुआ कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आइए इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ये जो वेक्टर आर है वो ए प्लस बी के बराबर कैसे होता है। ठीक, तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा था कि ये अगर वेक्टर बी है ना, और ए और बी के बीच में लेट से एंगल थीटा दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो आइए क्या होगा देखते हैं। अगर ये थीटा है तो दिस विल बी ऑल्सो थीटा। ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a है। ठीक, b को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो जिस डायरेक्शन में थीटा है उस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? b cos थीटा। ठीक, ये b cos थीटा आ जाएगा। और ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में b sin थीटा आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन को मैं पैरेलली यहां खींच के लिख देता हूं, कितना? b sin थीटा, ये वाला जो लेंथ है। ठीक, अच्छा, ए और बी जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं सिंपली ए से और इसके मैग्नीट्यूड को बी से। ये ए बी सी डी वर्टिसेस ये अलग है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वेक्टर ए को हमने यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज लिख दिया ए। ठीक, अब बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, अब एक ये जो ट्राइंगल बना, कौन सा ट्राइंगल? ए सी एंड लेट से इसको नाम दे देते हैं हम लोग ई वर्टिस। तो ट्राइंगल ए ई सी में, इन ट्राइंगल ए ई एंड सी, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या लिखेंगे कि ए सी का स्क्वायर, दिस ए सी का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। ठीक, अब ए ई के स्क्वायर को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए ई के स्क्वायर को ए बी
सॉरी ए बी प्लस बी ई, इसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, प्लस ई सी का स्क्वायर। ठीक, अब अगर इसे हम लोग खोल देंगे, है ना, इस क्वांटिटी को खोल देंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक, तो जैसा कि हमने नोटेशन किया है ए बी क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर ए, जिसे हमने कितने से रिप्रेजेंट किया है, लेट्स से स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, ये स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हो जाएगा। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, ये वेक्टर बी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ए और बी की वैल्यू से, तो ए बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कितना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कितना है भाई, 2 इंटू ए बी मतलब ये ए इंटू बी देखिए क्या है, बी कितना है, बी कॉस थीटा यानी कि बी स्मॉल बी कॉस थीटा प्लस ई सी का स्क्वायर, ई सी स्क्वायर यानी कि ये, इसका स्क्वायर यानी कि क्या होगा, बी साइन थीटा। स्मॉल बी मैग्नीट्यूड है और ये साइन थीटा है ना। अगर मैग्नीट्यूड हम लोग स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं तो दिट विल बी बी साइन थीटा एंड दिस विल बी बी कॉस थीटा। चलो ठीक, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर, ठीक, और यहां से देखिए क्या मिलेगा हमें, दिस इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सॉरी, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, क्या है, 2ab कॉस थीटा, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या मिला, इसे भी क्या लिख देते हैं, स्मॉल बी से, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर प्लस ये और ये टर्म कंबाइन कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया आपको, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आइए इसे मैं साफ साफ रिजल्ट की तरह यहां लिख देता हूं, ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर से, तो लेट से हम लोग कह देते हैं आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि अगर हम लोग आर की बात करें, आर वेक्टर क्या था, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, दिस आर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आर को अगर हम लोग लिखेंगे तो आर विल बी अंडर रूट ऑफ हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि ये आर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू सेम चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या, कॉस थीटा। तो ये हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कौन से वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इतना नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो गिवन वेक्टर्स हैं ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो लेट से 5 यूनिट्स है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो लेट से 3 यूनिट्स है, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर इज गिवन 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ये फाइंड करना है हमें। ठीक, तो आइए देखते हैं हम सॉल्यूशन कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले हमें ए और बी से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा, ए और बी के बिल्कुल पैरेलल साइड खींच के। ठीक, ये जो डायगोनल होगा इस डायगोनल को कनेक्ट करेंगे हम लोग, और ये जो लेंथ ऑफ डायगोनल है इट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अभी हमने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखना है हमें, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, वेयर a and b is मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। a का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करें कितना दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा कितना दिया हुआ है cos 60 डिग्री। फाइन, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस 60 इज हाफ। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 है ना, 25 प्लस 5 3 15 प्लस 9 24 कितना हो जाएगा 49 विच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। ये क्या आ गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड की जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक, तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। हमें इस वेक्टर आर का एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा कि वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा या फिर वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाएगा। इसका रिजल्टेंट वेक्टर का इंक्लिनेशन वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ क्या होगा। ठीक, तो आइए हम लोग एंगल भी देखते हैं कि एंगल कितना बना रहा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ। तो पहले जनरल सॉल्व करते हैं कि एक दो वेक्टर्स दिए हुए ए एंड बी of magnitude, again let's say vector A and vector B। क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा विथ वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा ये। ठीक, बी के साथ भी अगर ए के साथ पता चल जाएगा तो बी के साथ पता चल जाएगा हमें कि कितना वेक्टर बनाए, क्योंकि टोटल एंगल इस कितना है थीटा, द फुल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन थीटा। तो आइए देखते हैं है ना क्या किया था हमने, यहाँ से एक ट्राइंगल बनाया था ए बी सी एंड डी, इसे नाम दिया था हमने ई। ठीक, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिस इज वेक्टर बी। ओके, ये कितना था b cos थीटा एंड दिस वाज b sin थीटा है ना। अगर b मैग्नीट्यूड स्मॉल b से लिखा है तो क्या हो जाएगा b sin थीटा एंड b cos थीटा। ठीक, तो अब इस ट्राइंगल में a e और c में, इन ट्राइंगल a e एंड c, इस ट्राइंगल में जाके देखते हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू लिखूं, tan अल्फा वेयर अल्फा इज एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाया किसने, रिजल्टेंट वेक्टर ने जो एंगल बनाया। तो क्या लिखेंगे देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई b sin थीटा अपॉन बेस, तो बेस में देखिए ये पूरा आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज a प्लस दिस इज b cos थीटा, यानी कि हमें tan अल्फा पता चल गया। tan अल्फा यानी कि एंगल मेड बाय है ना, ये अल्फा क्या है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर ए, कितना आ गया b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक, ये हमने क्या निकाला एंगल निकाल दिया। होप आपको समझ में आया होगा। इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर वेक्टर ए के साथ एंगल पता चल गया, लेट से अल्फा एंगल आ गया, तो बी के साथ कितना हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट से ये एक वेक्टर है ना, वेक्टर ए है और उसी के साथ एक दूसरा वेक्टर भी है वेक्टर बी, वेयर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फिर से प्रॉब्लम सेम, क्या फाइंड वेक्टर आर सच दैट इट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आइए सॉल्व करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। कैसे कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या बताया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर
this A and B represent the magnitude of vector A and magnitude of vector B. In this question, magnitude of A is equal to magnitude of B, which is let's say 5 units. कितना है? 5 यूनिट्स. ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 5 यूनिट्स है. 5 यूनिट्स होगा तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आएगा? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 90 है ना. थीटा कितना है इस बार? 90. सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? देखिए ये जो है कॉस 90 यानी कि 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. क्या बचेगा? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इन 25 प्लस 25 यानी कि रूट 50 यूनिट्स. मैग्नीट्यूड कितना आ गया? रूट 50 यूनिट्स. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5√2 है ना. सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आएगा? 5√2. ये तो बात हुई मैग्नीट्यूड की. डायरेक्शन भी निकालते हैं हम लोग कि डायरेक्शन कितना होगा. तो tan अल्फा है ना. लेट से कि जो पहले तो हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देंगे. ये पैरेललोग्राम हो गया और ये जो डायगोनल हो गया, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर आर. लेट से कि इस बार एंगल जो बन रहा है वो अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? दिस अपॉन दिस है ना. इस बार 90 डिग्री है तो सिंपली ये कितना हो जाएगा? b का मैग्नीट्यूड यानी कि b अपॉन ये कितना हो जाएगा? a का मैग्नीट्यूड. तो ये क्या आ जाएगा? b बाई a यानी कि 5/5 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. तो क्या पता चला हमें कि जब सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका इंक्लिनेशन बराबर आएगा. किससे? वेक्टर ए और वेक्टर बी से. ठीक, आइए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है कि इफ फॉर एग्जाम्पल इफ वेक्टर सी इज सच दैट इट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. कैसे? ये एक वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी. लेट्स से इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देन पूछा गया आपसे क्या कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है ना. वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए और बी से हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज. ठीक, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ. ये ऑप्शन है. बी ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी है ना विल बी ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑलवेज. ठीक, तीसरा स्टेटमेंट सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी माइट बी. इस बार क्या है? माइट बी, हो सकता है. और डी ऑप्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज और कैन नॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी है ना. क्या है कि कभी भी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड या वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं हो सकता वेक्टर सी. तो आइए इन क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं. पहला स्टेटमेंट है वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा हमेशा होगा. तो ज़रूरी है ऐसा कि हमेशा बड़ा हो. आइए इसी प्रॉब्लम से समझते हैं. इसी डायग्राम की अगर बात करें तो देखिए इसे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग. तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा? वेक्टर सी हो जाएगा. तो इस केस के लिए तो ठीक है कि वेक्टर सी डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, यानी कि इन दोनों साइड से तो बड़ा होगा. ठीक, बट अगर सेम हम लोग सिचुएशन कुछ इस तरीके से ले लें, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, उस केस में जब हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे ये पैरेललोग्राम, तो देखिए जो डायगोनल है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी से छोटा आ सकता है ना. समझ में आ रही है बात? या फिर इसको और इंक्लाइन कर दो, बी को और ज़्यादा 180 डिग्री की तरफ लो, तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, यानी कि पैरेललोग्राम जो बनेगा वो और छोटा, मतलब इस तरफ इंक्लाइन बनेगा. तो वेक्टर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा?
और छोटा हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत। ऑलवेज ज़रूरी नहीं हो सकता है बट नॉट ऑलवेज, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वेक्टर सी इज लेस देन वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ऑलवेज क्या हमेशा छोटा होगा, नहीं, बड़ा भी हो सकता है, ये हमने पहले एग्जाम्पल में देख लिया, ठीक। यानी कि ये भी गलत, ऑलवेज वाली बात गलत हो जाएगी। सी क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी। ए और बी से सी का मैग्नीट्यूड छोटा हो सकता है, माइट बी, तो सही बात है, सी से छोटा हो सकता है ना, सॉरी बी से या ए से छोटा हो सकता है सी का मैग्नीट्यूड, इस वाले एग्जाम्पल में ये दिख रहा है, तो ठीक, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड सी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी, कि बराबर नहीं हो सकता, तो ये भी बात गलत है, बराबर भी हो सकता है। कब बराबर होगा, जब दो वेक्टर्स है ना, वेक्टर ए है 5 यूनिट्स का और इसी के ऊपर एक और वेक्टर है 5 यूनिट्स का, है ना, यानी कि दोनों वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर ए है और ये एक और वेक्टर क्या है, बी है, और ये दोनों बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी 5 यूनिट्स का है और ये भी 5 यूनिट्स का है, तो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 10 यूनिट्स का हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये वेक्टर सी है नॉट इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, है ना, ये हमने वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर बी लिया, वेक्टर बी लेट अस सपोज कि नल वेक्टर है कोई, है ना, अगर ये नल वेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा वेक्टर सी, ठीक। अब वो वेक्टर बी जो है वो किसी डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में, अगर ये नल वेक्टर हो जाता है तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के वेक्टर सी बराबर आ जाएगा, तो ये भी ऑलवेज वाली बात गलत हो जाएगी। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, हाँ हो सकता है ये, ठीक। क्लियर है आपको, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने लिखा कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। और अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, है ना, ये वेक्टर आर हो जाएगा हमारा। तो डायरेक्शन अगर tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, b साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि पूरे फिजिक्स में, है ना, हर जगह पे यूज आ रही है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। और बाकी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे क्या, कि एडिशन ऑफ वेक्टर इन प्रोजेक्शन फॉर्म और कंपोनेंट फॉर्म में, जब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ होगा तो उन्हें कैसे ऐड करेंगे। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे करते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, ठीक।